आज हम क्लास 10 और क्लास 12 के पहले व आपको बताया हुआ दूसरे चैप्टर को आज अपन समाप्त करने वाले हैं। और आज अपन जो जिन वंशों का अध्ययन करने वाले हैं उन वंशों में से एक है शुग वंश, दूसरा आपको पता है सातवाहन वंश या इसको आंध्र वंश भी कहते हैं, और तीसरा है आपका पाल वंश। इन तीनों वंश के बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले अपन कर रहे हैं शुग वंश का अध्ययन। देखिए इस वंश के बारे में अपन थोड़ा सा पहले मैंने आपको बताया था, कब बताया था वो आज अपन रिवीजन करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि इसके बारे में मैंने पहले कब आपको बताया था। तो देखिए अपन ने मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था, जी हाँ, मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था जिसका नाम आप सबको पता है भद्रदत्त था। क्या नाम था? भद्रदत्त था। ठीक है, भद्रदत्त कहते हैं कई जगह, और कई जगह अपन सही नाम इसका व्रतदत्त था। क्या नाम था? व्रतदत्त था। अब देखिए व्रतदत्त का जो आप कह सकते हैं सेनापति कौन था? सेनापति। व्रतदत्त के सेनापति ने व्रतदत्त को मार कर और उसके सेनापति का नाम क्या था? पुष्यमित्र। कौन था? पुष्यमित्र, जो कौन था? शुग था। अपन कह सकते हैं शुग वंश का राजा था। ठीक है, शुग वंश का राजा बन गया। तो वापस सुन लीजिए, मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था वो कौन था? आपको सबको पता है, भरतदत्त था। और भरतदत्त को किसने मारा था? उसका सेनापति, और उसका सेनापति का नाम क्या था? पुष्यमित्र। पुष्यमित्र कौन से वंश का था? तो आपको पता है शुग वंश का था। तो हाँ, शुग वंश की स्थापना इस प्रकार ही हुई कि मौर्य वंश के अंतिम राजा को मारकर पुष्यमित्र ने शुग वंश की स्थापना की। तो अपन कह सकते हैं कि शुग वंश का संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र। यहाँ पर आपको वास्तविक संस्थापक या अगर आपको संस्थापक भी पूछ ले तो भी आपका कौन होगा? पुष्यमित्र। पुष्यमित्र कौन है? इसका संस्थापक भी है। तो एकदम आपको पता चल गया होगा। लास्ट में अपन ने मौर्य वंश में अपन ने पढ़ा था कि मौर्य वंश को जो लास्ट राजा था उसका क्या नाम था? व्रतदत्त। उसको किसने मारा था? पुष्यमित्र। और पुष्यमित्र ने मारने के बाद ही एक नया वंश की स्थापना कर दी। तो मौर्य के बाद में जो वंश आया था वो कौन सा वंश आया था? आपको सबको बताया था मैंने वहां पर ही कि कौन सा वंश आया था? शुग वंश आया था। अब देखिए इसके बारे में वो अध्ययन कर रहे हैं। जो पुष्यमित्र था उसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया। अश्वमेध यज्ञ मैंने पूरा आपको बता दिया है कि एक घोड़ा होता है, जिस राज्य में वो घोड़ा जाएगा वो सारे राज्य उस राजा के हो जाएंगे, और जो उस घोड़े को रोकेगा उसे क्या होगा भाई? उस राजा के साथ युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो आपको मैंने पहले ही बताया, और राम भगवान ने भी अश्वमेध यज्ञ करवाया था। वहां पर मैंने आपको समझाया था कि उनके घोड़े को लव और कुछ ने क्या कर दिया था? रोक दिया था। उसी प्रकार फिर आगे देखिए संस्कृत में व्याकरण पंतजलि। आज अपन देखते हैं ना रामदेव बाबा की पंतजलि, वो नाम यहाँ से आया। देखो संस्कृत भाषा की व्याकरण पंतजलि जिसका यज्ञ करवाया था, अश्वमेध यज्ञ किया गया था, वो भी किसने करवाया था? पुष्यमित्र के एक पुरोहित ने करवाया था। देखो मैंने आपको 2 यज्ञ के बारे में बताया था, उसमें से एक यज्ञ का नाम जो था वो कौन सा था? अश्वमेध यज्ञ। और अश्वमेध यज्ञ में उसका नाम क्या था? तो ये संस्कृत भाषा में व्याकरण पंतजलि उसका नाम था। संस्कृत भाषा में व्याकरण पंतजलि। जी हाँ, देखो संस्कृत भाषा में पूरा यज्ञ हुआ था और इस यज्ञ का नाम था अश्वमेध यज्ञ। तो था लेकिन उसका पूरा नाम था, देखो अश्वमेध यज्ञ के अंदर भी अनेक यज्ञ होते हैं, तो उस यज्ञ का नाम था पंतजलि। कौन सा यज्ञ था? व्याकरणीय पंतजलि। पहला अपन कह सकते हैं पंतजलि यज्ञ, वो भी व्याकरण अश्वमेध यज्ञ का पहला पंतजलि यज्ञ किसके समय हुआ था? पुष्यमित्र के समय हुआ था। और वो भी किसने करवाया था? पुष्यमित्र के एक पुरोहित ने करवाया था। ठीक है, तो ये संस्कृत भाषा का व्याकरणीय पंतजलि अश्वमेध यज्ञ किसके समय हुआ था? पुष्यमित्र के समय हुआ था। आगे देखिए देवभूति। ठीक है, ये शंख वंश का अंतिम राजा था। अब देखो इस वंश के बारे में ज़्यादा डिटेल आपके किताब में नहीं दी हुई है, थोड़ा सा पुष्यमित्र के बारे में दिया हुआ है। तो आपको मैंने एक एक वंश जो छोटे छोटे वंश बचे थे उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। इनके बारे में बहुत कम दिया हुआ है और इनसे प्रश्न भी इतने एग्जाम में नहीं पूछे जाते। जो पूछे जाते हैं उनके बारे में आपको पूरा डिटेल से समझा दिया है। इनसे कभी से एक प्रश्न पूछा जाता है नहीं, लेकिन इनसे प्रश्न बहुत कम आते हैं। तो ठीक है, अब देखो अपन कह सकते हैं कि अंतिम राजा कौन था? तो देवभूति था। देवभूति अपन कह सकते हैं शुग वंश का अंतिम राजा था। ठीक है, अब देखो इसे हटाकर, इसे मारकर, इसे हटाकर जो सिंहासन पर बैठा था वो अमात्य वासुदेव
बैठा था। कौन बैठा था? अमात्य वासुदेव क्या हो गया? बैठ गया। किसे हराकर बैठ गया? तो शुग वंश के अंतिम राजा जिसका नाम क्या था? देवभूति था। तो अपन देख लो राजा बना कैसे, तो आपको पता है पुष्यमित्र राजा बना। कैसे बना? तो मौर्य वंश के जो अंतिम राजा था बृहदत्त, कौन था? बृहदत्त, उसे मारकर कौन बना? पुष्यमित्र राजा बना। उसने आप कह सकते हो अश्वमेध यज्ञ करवाए, और उसमें से भी प्रसिद्ध कौन सा था अश्वमेध में? तो अपन कह सकते हैं व्याकरणीय पंतजलि यज्ञ, जो प्रसिद्ध आज आप पंतजलि से याद रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में इसका जो अंतिम राजा था जिसका नाम क्या था? देवभूति था। और देवभूति को भी किसने मारा था? अमात्य वासु, अपन कह सकते हैं अमात्य वासुदेव ने मारकर नया राजा बन गया। तो इतना सा लिखा हुआ और इतना सी जानकारी अपन को रखनी है शुग वंश के बारे में। अब देखिए अगला वंश जो आपका है सातवाहन वंश, या इसी का दूसरा नाम है आंध्र वंश। इसका आंध्र वंश नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यह गोगुंदा नदी व कृष्णा नदी के किनारे पर है। मतलब अपन कह सकते हैं आंध्र प्रदेश का जो भाग है उधर वाला अपन कह सकते हैं एक तरीके से। तो इसके कारण इसको आंध्र प्रदेश मतलब आंध्र वंश भी कहते हैं और सातवाहन वंश भी कहते हैं, दोनों वंश कहते हैं। अब देखो इस वंश की जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी? सिमुक ने। किसने रखी थी? सिमुक। जहाँ सिमुक नामक जो राजा था वो इस वंश का आप कह सकते हो स्थापक था या संस्थापक था। कौन था? सिमुक। किस वंश का? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। आगे देखिए इसमें एक प्रतापी राजा बना जिसका नाम क्या था? देखो सातकर्णी। देखो इनके राजाओं के नाम ही देखो सात सारे राजाओं के नाम सात आता था, इसलिए इस वंश का नाम भी है सातवाहन वंश। अधिकतर राजाओं के नाम ऐसे आता है शाक वंश, शाक 2, शाक 3, शाक 27, शाक 30। तो इस कारण देखो इसका राजा को नाम ऐसे आते हैं सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी सेकंड। इस कारण मैं बता रहा हूँ, इसका ऐसे भी कह सकते हैं सातवाहन। तो देखो सातकर्णी प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। देखो ये यज्ञ इसलिए करवाया जाता है कि जो ये यज्ञ करवाता है वो बहुत बड़ा राजा बन जाता है, क्योंकि उसने कई बड़ा भूभाग पर उसने क्या कर दिया? कब्जा कर दिया। वही राजा ये अश्वमेध यज्ञ करवाता है। इसने जो अपनी राजधानी बनाई थी अपन कह सकते हैं देखो गोगुंदा नदी, मैंने आपको पहले कहा आंध्र प्रदेश अपन कह सकते हैं गोगुंदा और कृष्णा नदी के तट पर इन्होंने अपना वंश बसाया था, इसलिए इसको आंध्र वंश या सातवाहन वंश कहते हैं। और ये देखो जो इन्होंने सातकर्णी, कौन? सातकर्णी ने अश्वमेध यज्ञ करवाया, और सेकंड नंबर जो इसने अपनी राजधानी बसाई वो गोगुंदा नदी के तट पर स्थित, जिसका क्या नाम है? प्रतिष्ठा, या अपन कह सकते हैं पैटर्न, दोनों नाम आते हैं। वर्तमान में उसका नाम है पैठन। वर्तमान में उसका नाम क्या है? पैठन। लेकिन उस समय जब उसने राजधानी बनाई उस समय उसका नाम क्या था? प्रतिष्ठान। क्या नाम था? प्रतिष्ठान। किसने बनाई है प्रतिष्ठान राजधानी? तो सातकर्णी ने राजधानी बनाई गोगुंदा नदी के तट पर। कौन सा वंश? सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की कौन सी राजधानी थी? तो अपन याद रखेंगे प्रतिष्ठा राजधानी थी। क्या थी? प्रतिष्ठा, या अपन वर्तमान में से कहते हैं पैठन नगर बसाया। तो ये तो थी आपके सातकर्णी के बारे में। उसके बाद में जो राजा बना उसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद में राजा बना जो अपन कह सकते हैं इसका पुत्र कह सकते हैं किसी से, उसका नाम था वासिष्ठिपुत्र। देखो इसका नाम ही ऐसा ही है, देखो वासिष्ठिपुत्र। आगे नाम इसका पुलुमाव, पूरा नाम है देखो वासिष्ठिपुत्र पुलुमाव। ठीक है, अब देखो इसने गलती कर दी विवाह करके। क्या कर दी? विवाह करके गलती कर दी। देखो इसका नाम थोड़ा सा अच्छा है, आप थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, लेकिन इसने गलती कर दी विवाह करके। जी हाँ, इसने उज्जैन के राजा रुद्रदामन प्रथम, उज्जैन के भी राजा शंख वंश का राजा था। कहाँ का? शंख वंश, अपन पढ़ चुके हैं इसके बारे में। उज्जैन के शंख वंश के राजा महासत्यपयस रुद्रदामन, आपको ये याद रखना सिर्फ रुद्रदामन, इसका नाम याद रखना है रुद्रदामन प्रथम। कौन? रुद्रदामन प्रथम। जी हाँ, उज्जैन के शंख वंश के राजा रुद्रदामन प्रथम की पुत्री के साथ किसका विवाह हुआ था? तो आपको पता है वासिष्ठिपुत्र। ठीक है, वासिष्ठिपुत्र का विवाह हुआ। अब देखिए रुद्रदामन ने इसका अपनी बेटी तो दे दी, लेकिन इसका पूरा राज्य मतलब अपन कह सकते हैं सातवाहन वंश का संपूर्ण राज्य पर किसने अधिकार कर दिया? रुद्रदामन प्रथम ने, यानी शंख वंश का अधिकार हो गया। तो इसने धोखा दे दिया, अपनी पुत्री तो दे दी
धीरे धीरे इसने अपने पुत्री को दे दी और उसके बाद में इसकी पुत्री ने और इसने मिलकर पूरे राज्य सात वंश पर किसका अधिकार हो गया? शंख वंश का अधिकार हो गया। एक तरीके से शाक वंश खत्म हो गया और कह सकते हैं अपन यहाँ से कौन सा वंश स्टार्ट हो गया? तो शंख वंश स्टार्ट हो गया। एक तरीके से इन्होंने अपना राज्य कर दिया। अब देखिए कई सालों तक, कई वंशों तक अपन कह सकते हैं शाक वंश समाप्त हो गया एक तरीके से। उसके बाद में एक नया राजा बना और उसने वापस शाक वंश की नींव रखी, एक तरीके से अपन कह सकते हैं। सारा भूभाग छीन लिया था रुद्रदामन ने, किसका? शाक वंश का। और किससे शादी करवाई थी? अपनी पुत्री से। तो आपको पता है वशिष्ठी पुत्र से अपनी शादी करवाई, अपनी पुत्री से। किसने करवाई? रुद्रदामन ने। और उसके बाद में शाक वंश की सारी संपत्ति को उसने ले लिया। अब देखिए फिर शाक वंश में एक राजा और बना, ठीक है। सातवाहन वंश में एक 27वां, कितना राजा? 27वां, मतलब इसका राजा का नंबर है 27वां, मतलब पहला राजा, दूसरा राजा, ऐसे करते हुए 27वां शासक बना जिसका नाम था यशस्वी। यज्ञ अपन कह सकते हैं नहीं, यज्ञ अपन कहते हैं यज्ञश्री। इसका नाम क्या है? यज्ञ से याद रख सकते हैं, यज्ञश्री। यज्ञश्री ने अपने शाक वंश की, अपन कह सकते हैं सातवाहन वंश की या आंध्र वंश की नींव वापस रखी। देखो इससे पहले जितने राजा हुए, अपन कह सकते हैं कम से कम 13 राजा तो ऐसे हुए जिन्होंने अपनी नींव वापस रखी नहीं सकी। सातवाहन वंश को नींव रखी नहीं, मतलब गाँवों में निवास करते थे, राजा नहीं बन पाए एक तरीके से। लेकिन यज्ञश्री जब राजा बना, क्या बना? यज्ञश्री। इसका नाम ही ऐसे ही, देखो यज्ञश्री 7 कणी 27 ऐसे नाम होते थे, ठीक है। तो यज्ञश्री राजा बना। अब देखिए यज्ञश्री ने पुनः राज्य अपना प्राप्त किया, मतलब आंध्र पर जो गोगुंदा और कृष्ण नदी के तट पर जो सातवाहन वंश का जो राज्य था उसे वापस किसने प्राप्त किया? यज्ञश्री ने प्राप्त किया। उसके बाद में इन्होंने चांदी के, अपन कह सकते हैं तांबे के और कांसे के सिक्के चलाए। अपन सोने के सिक्के के बारे में पढ़ चुके, कुषाण वालों ने चलाए थे। तो चांदी, तांबे और कांसे के सिक्के यानी मुद्रें चलाई थी, वो भी कौन से चलाई थी? यज्ञश्री ने चलाई थी। यानी सातवाहन वंश ने चांदी, तांबे, कांसे, शीशा आदि के मुद्राएं चलाई थी। तो ये आपको लिखना है, ठीक है, यज्ञश्री। तो इतना सा इस वंश के बारे में आपको जानकारी है, कोई ज़्यादा नहीं है। आप कह सकते हो सातवाहन वंश, आंध्र वंश भी कहते हैं। ये गोगुंदा और कृष्ण नदी के तट पर स्थित है। इसकी जो कह सकते हैं सुमुख ने, कह सकते हैं इसकी वंश की स्थापना की। फिर सातकर्णी प्रथम ने अब ये क्या अपन कह सकते हैं अश्वमेघ यज्ञ करवाया तथा अपनी राजधानी रखी प्रतिष्ठान, तो जैसे अपन वर्तमान में पैटर्न भी कहते हैं आंध्र प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद में इसने जो इसका पुत्र था जिसका नाम था वशिष्ठी पुत्र, उसने उज्जैन के राजा शंख वंशीय रुद्रदामन प्रथम की पुत्री के साथ विवाह किया। मतलब रुद्रदामन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवा दिया? अपन कह सकते हैं वशिष्ठी पुत्र से। और वशिष्ठी पुत्र से करवाने के बाद में अपन कह सकते हैं सातवाहन वंश की जो भी संपत्ति थी पूरे राज्य पर हड़प लिया। और इसके बाद में कोई भी सातवाहन वंश का कोई भी ऐसा राजा नहीं उसने वापस प्राप्त किया। लेकिन यज्ञश्री वापस आया, 27वां राजा था वो शाक वंश का, जिसने वापस अपनी राज्य की नींव रखी, यानी सातवाहन वंश की वापस नींव रखी। और चांदी, शीशा, काशी आदि के उन्होंने सिक्के भी निकाले। अब देखिए अगला वंश है आपका पाल वंश। कौन सा है? पाल वंश। जो पाल वंश है वो अपन कह सकते हैं वर्तमान की स्थिति से देखें तो ये आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। तो पाल वंश कहाँ पर है? वर्तमान की स्थिति से देखें तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। मतलब आज के पाल वंश कहाँ पर है? तो अपन बताएंगे कि भारत का जो पश्चिम बंगाल है, इधर वाला जो हिस्सा है पश्चिम बंगाल, वहाँ पर पाल वंश उस समय था। अब देखिए पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल। आपकी किताब में संस्थापक का भी नाम नहीं लिखा हुआ है, बहुत कम जानकारी दी हुई है इनके बारे में, क्योंकि इन वंशों से इतने सवाल नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो देखिए पाल वंश का जो राजा था उसका नाम था गोपाल, ठीक है। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की। इसका नाम भी आपकी किताब में नहीं है। उसके बाद में गोपाल के बाद में महिपाल आया था, ठीक है। वो भी एक बौद्ध धर्म की बौद्ध शाखाओं की स्थापना की, लेकिन उसके बारे में आपकी किताब में कोई जानकारी नहीं। लेकिन देखो प्रमुख राजा महिपाल था इस वंश का, पाल वंश का, लेकिन उसके बारे में आपकी किताब में कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। ज़्यादा कॉम्पिटिशन एग्जाम में महिपाल के बारे में पूछा जाता है, लेकिन आपके इनमें जानकारी नहीं है। उसके बाद में महिपाल के बाद में जो राजा आया था उसका नाम था धर्मपाल। कौन था? धर्मपाल। इसमें 4 ही राजा प्रमुख थे, गोपाल, धर्मपाल, ऐसे, ठीक है, महिपाल। तो अब धर्मपाल ने क्या किया? तो देखो धर्मपाल ने इसके दरबार में एक कविता, प्रसिद्ध कविता जिसका नाम था सोडल। क्या नाम था? सोडल। और सोडल ने क्या किया? धर्मपाल को एक उपाधि दी। क्या दी? उपाधि दी, जिसका नाम था उत्तरोधर्म स्वामी, ठीक है। उत्तरोधर्म
अपन कह सकते हैं त्वामी, या अपन ऐसे कह सकते हैं ये इधर होती है, अपन कहते हैं त्वामी, ठीक है। स्वामी भी कई जगह लिखा हुआ, कई जगह क्या होता है त्वामी। तो देखो उत्तरोध्रम त्वामी, ये उपाधि किसकी थी, तो आपको याद रखना धर्मपाल। देखो धर्मपाल के कवि था, उसका नाम था सोडल, और सोडल ने एक उपाधि दी जिसका नाम था उत्तरोध्रम स्वामी, ठीक है। कई जगह इसको त्वामी भी है और कई जगह स्वामी है। तो अपन क्या सकते, अपन तो ये भी याद रख सकते, तुम्हारी किताब में ये लिखा हुआ उत्तरोध्रम त्वामी, ठीक है। ये इस उपाधि के भी आपकी किताब में इतना जिक्र नहीं है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया, आगे देखिए। उसके बाद में इसने एक काम और किया, क्या काम किया, विक्रमशिला व सोमपुर में बौद्ध विहार की स्थापना की, यानी बनाए, बौद्ध विहार बनाए। मैंने आपको ये मानयान और हीनयान, देखो एक चीज़ यहाँ से प्रश्न, यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि पाल वंश किस धर्म के अनुयायी थे, बस ये पूछ सकते हैं। तो आपको याद रखना है पाल वंश बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अब देखिए बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के कारण इन्होंने विक्रमशिला व सोनपुर में बौद्ध विहार की स्थापना की थी। क्या की, बौद्ध विहार की स्थापना की थी, मतलब जहाँ पर अपन कह सकते हैं बुद्ध भगवान के शिष्य या कोई भी मृत्यु हो जाए तो उसकी अपन कह सकते हैं कि अपन कह सकते उसकी राख लेकर वहाँ पर क्या बनाया जाता है, राख लेकर वहाँ पर अपन कह सकते हैं एक चबूतरा टाइप मंदिर बना सकते हैं, एक तरीके से आप कह सकते हो वैसे बनाए जाते हैं। और वहाँ पर झंडियाँ लगाई जाती है, उसके कलर की, जो बौद्ध धर्म के होता है लाल वगैरह, उस कलर की क्या लगाई जाती है, झंडियाँ लगाई जाती है। आपने कई फिल्मों में देखा होगा, कई झंडियाँ लगी हुई होती है और वहाँ पर आप झंडे दिखती है कोरी, तो वो बौद्ध विहार वैसे बनाए थे। किसने बनाए थे, आप कह सकते हो किसने बनाए थे, धर्मपाल ने। कहाँ बनाए थे, एक तो विक्रमशिला और दूसरा सोमपुरा में बौद्ध विहार बनाए थे, ठीक है। उसके बाद में देखो, उसके बाद में जो राजा बनता है इसका नाम है देवपाल। कौन है, देवपाल। उसके बाद में जो राजा बना वो देवपाल बना। इसका जो प्रमुख राजा था वो महिपाल था, लेकिन उसके बारे में आपकी किताब में कुछ नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। देवपाल ने जो अपनी राजधानी बनाई वो बनाई पाटलिपुत्र, लेकिन ये पाटलिपुत्र कहाँ पर है, आपके बंगाल में बने, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि पाल वंश की जो राजधानी थी प्रमुख वो कौन सी थी, पाटलिपुत्र थी, जो बंगाल में है, बंगाल में। और ये भी जो बंगाल के कौन से भाग में रहते थे, तो आप कह सकते हो बंगाल के पश्चिम भाग में रहते थे। अपन है ना, एक है ना, जब है ना क्रांति के मतलब अपन के अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर बंगाल विभाजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बंगाल विभाजन। तब आपको वहाँ पर मैं बताऊंगा कि बंगाल को दो भागों में बांटा गया था, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। तो वहाँ से आप इसको आराम से समझ पाओगे कि कैसे बांटा गया था बंगाल को। और उसमें से जो पश्चिमी भाग था वहाँ पर पाटलिपुत्र था और उसे देवपाल ने अपनी राजधानी बनाई, ठीक है। अब देखिए उसके अलावा क्या किया, तो एक अपन कह सकते हैं राजदूत आया था, जो कहाँ से आया, देखो सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव। क्या नाम था, सुमात्रा का जो एक राजा था जिसका नाम क्या था, बालपुत्र देव, ठीक है। वहां से एक राजदूत, ठीक है, उनकी सभा में आया था। किसकी सभा में आया था, देवपाल की सभा में एक राजदूत आया था, जो कहाँ से आया था, सुमात्रा से। कहाँ से आया था, सुमात्रा से। और सुमात्रा के राजा कौन थे उस समय, तो किसके समय, देवपाल के समय सुमात्रा के राजा थे, उनका नाम था बालपुत्र देव। क्या नाम था, बालपुत्र देव। और उसने अपना एक राजदूत भेजा था, किसके पास भेजा था, देवपाल के पास। अपन कह सकते हैं पाल वंश के देवपाल के पास अपना एक राजदूत भेजा, तो उसकी जानकारी अपन को मिलती। कोई भी विदेशी मेहमान आता है, बहुत ज्ञानी व्यक्ति, तो उसके बारे में अपन को याद रखना पड़ता है। इसलिए ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। मैंने आपको पहले बताया ये किस धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और सेकंड नंबर देखो, इन्होंने नालंदा व विक्रमशिला प्रसिद्ध महाविहारों का संरक्षण किया। क्यों संरक्षण किया, संरक्षण मतलब उसकी देखभाल करनी, उसकी सुरक्षा करनी। क्योंकि ये दोनों स्थान बौद्ध धर्म के थे। किसके थे, नालंदा और विक्रमशिला, दोनों स्थान बौद्ध धर्म के थे। इसलिए उन्होंने उनकी रक्षा की, क्योंकि ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, इसलिए उन्होंने जब तक ये रहे तब तक वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार किया तथा उसकी संरक्षण यानी अपन रक्षा की। तो आज अपन ने ये अध्ययन कर लिया। अब देखिए जो अपन अगला चैप्टर उठाएंगे वो अंग्रेजों के बारे में उठाएंगे, क्योंकि अपन देखो आज ही अपन कह सकते हैं 15 अगस्त थी। अब अपन अंग्रेज कैसे भारत में आए उनके बारे में अगले वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं।